आप सभी को जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय समाजवाद। जनता खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज जो प्रमुख चर्चाएं रहीं पटना से दिल्ली तक, लखनऊ से दिल्ली तक, उनमें राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होना प्रमुख विषय रहा। और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई, उस पर चर्चा चली कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई। तो राहुल गांधी की सजा पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया। राहुल गांधी की सजा अभी समाप्त नहीं हुई और बिहार से भाजपा के नेता, राज्यसभा सदस्य, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि अभी राहुल गांधी को खुश होने की जरूरत नहीं है, सजा बरकरार है। और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर कड़ी फटकार लगाई है। लेकिन इसी बीच जनता दल इंद कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने यह सवाल उठाया कि जिस प्रकार से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई, उस प्रकार से भारत के आम जनता के, आम आवाम के अधिकारों की बहाली क्या हो पाती है? तमाम छोटे छोटे कर्मचारी क्या वो भी सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच पाते हैं? एक बहुत बड़ा डाटा है कि वो हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना और पहुंचकर अपने अधिकारों की बहाली कराना, जो शासन प्रशासन से मिलने वाले अधिकार हैं, लाभ हैं, उनको प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। इस देश की 140 करोड़ जनता को अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, अच्छे मकान का अधिकार, अच्छी सड़क का अधिकार, अच्छे पार्क का अधिकार, अच्छे जल, जमीन और जंगल का अधिकार क्या मिल पा रहा है? 140 करोड़ जनता को जो अधिकार नहीं मिल पा रहा, उसकी चिंता आज जनता दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा कर रही हैं। और बराबर वो इस बात को कह रहे हैं कि जब तक 140 करोड़ जनता के अधिकारों को तवज्जो नहीं मिलेगा, जब तक 140 करोड़ जनता को अधिकार नहीं मिलते हैं, तब तक चंद ऐसे लोगों को एक दो प्रकरण आ जाए कि सदस्यता बहाली हो गई, तो यह कोई बहुत ज्यादा खुशी का अवसर नहीं है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने भी इस बात को कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता का मसला सियासत का मसला नहीं है, कानूनी दांवपेच में उलझा हुआ मसला, और कानून अपना काम कर रहा है। सवाल यही है कि उस दांवपेच, कानूनी दांवपेच से अपने अधिकार को पा लेना, अपना लाभ प्राप्त कर लेना, अपना हित सुनिश्चित करा लेना, 140 करोड़ जनता का अधिकार कैसे सुनिश्चित होगा भारत में? ये बड़ा सवाल है। दूसरी खबर जो बिहार को ही लेकर के रही, प्रमोद चंद्रवंशी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। प्रमोद चंद्रवंशी वो लीडर हैं जो जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक सदस्य भी रहे, अति पिछड़ा आयोग के सम्मानित सदस्य भी रहे और नीतीश कुमार के करीबी भी रहे। जो बिहार का तथाकथित जंगल राज जिसको कहा जाता था, उस जंगल राज के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोगों में रहे प्रमोद चंद्रवंशी आज भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। और विनोद तावड़े ने कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। नीतीश एंड कंपनी में एक सेंध लगी प्रमोद चंद्रवंशी का भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना, भारतीय जनता पार्टी में जाना। मगध का एक ऐसा क्षेत्र है, बेल्ट है, जहां पर प्रमोद चंद्रवंशी की एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। कई बार वो
विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं जनता दल यूनाइटेड से, 3 बार चुनाव लड़े हुए हैं। ये बड़ी बिहार के राजनीति में बड़ी खबर रही। मनोज झा ने संसद में भाषण दिया, तो उनका भाषण डाटा परक, मार्क्स और तमाम विद्वानों का उल्लेख करते हैं, परंतु भारत की 140 करोड़ जनता को कैसे अधिकार मिले, इस पर मैंने आज तक कोई भाषण नहीं सुना। और राष्ट्रीय जनता दल ने मनोज झा को राज्यसभा भेजा। कभी कभी कुछ पार्टियां एक बड़ी बहस छेड़ती है, समाज को विभाजित करने की काम करती है, समाज को विभाजित करने के लिए। तो विभाजन में जैसे पीडीए समीकरण, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, बाकी को छोड़ दिया, और जिन्होंने पीडीए का नारा दिया वो अपनी पार्टी में से क्या गैर पीडीए को हटा देंगे? नहीं, उनकी पार्टी का संचालन तो गैर पीडीए कर रहा है, और पार्टी का ही नहीं, परिवार का संचालन भी गैर पीडीए कर रहा है, तो क्या परिवार से गैर पीडीए को हटा देंगे? लेकिन जब कभी जनता खबर की बात होती है उनसे, तो महानुभाव कहते हैं कि भाई पीडीए जनता से वोट लेने के लिए है, न पार्टी के संचालन के लिए, न परिवार के संचालन के लिए, जनता से वोट लेने के लिए। तो अब यह है कि वोट का सौदागरीपन, कभी कभी पार्टियों के नेता, छुट भये नेता, कभी कभी बड़े नेता एक वर्ग विशेष का विरोध करने लगते हैं, और खासकर जिन सवर्ण जातियों का विरोध करते हैं, जिन तथाकथित उच्च जातियों का विरोध करते हैं, उन्हीं को अपने कार्यालयों में सुसज्जित करते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों पर सुसज्जित करते हैं। एक बड़ी अजीब विडंबना है भारत की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था, जहां पर जिसका विरोध करते हैं उसी को राज्यसभा भेज देते हैं, लोकसभा भेज देते हैं। और इस बात में केवल ये चंद क्षेत्रीय दल ही नहीं माहिर है, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी माहिर है। जिस समुदाय का विरोध करती है, जिस समुदाय के विरोध में ध्रुवीकरण करती है, उस समुदाय से भी लोकसभा बनाती है, राज्यसभा बनाती है, राज्यपाल बनाती है, मंत्री बनाती है। ये विडंबनाएं हैं। एक और खबर झारखंड में पलामू से लेकर के, तो पलामू पर जनता दलाई काम कर रही है। पलामू झारखंड की एकमात्र आरक्षित सीट है, लोकसभा की सीट, तो पलामू मेरा जाना हुआ। तो वहां पर मैंने देखा कि पलामू में जो कायस्थ समुदाय है, बड़े पैमाने पर कायस्थ समुदाय, और उसको पलामू लोकसभा क्षेत्र को प्रभावित करने की स्थिति में है कायस्थ समुदाय, पलामू क्षेत्र को लेकर के रामगढ़ जनपद। तो वहां पर कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद, वो उन्होंने एक कोचिंग व्यवसायी की हत्या कर दी गई रामगढ़ जिले में, पलामू क्षेत्र में। तो अंबा प्रसाद ने सरकार की आलोचना किया, सरकार को कहा कि गलत हुआ है। यद्यपि जिस कांग्रेस में की वो विधायक है अंबा प्रसाद जी, वह कांग्रेस झारखंड में शासन सत्ता का हिस्सा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सरकार का हर प्रकार का बचाव नहीं करते हैं, सही हो या गलत हो। जो उचित है, जहां पर गलत है उसको गलत कह रहे हैं। उनमें से रामगढ़ की विधायक, कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद हैं, जिन्होंने ऐसा कहा हुआ है। जनता दलाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने उनकी सराहना किया है, और उन्हें आशा व्यक्त किया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सही को सही कह रहे हैं, गलत को गलत कह रहे हैं, केवल हर प्रकार से पार्टी की प्रति प्रतिबद्ध नहीं हो रहे हैं कि गलत को भी हम सही कह देंगे, सही को भी गलत कर देंगे। उन्हीं की बदौलत से लोकतंत्र है। जब तक सही को सही कहने वाले लोग रहेंगे, गलत को गलत कहने वाले लोग रहेंगे, तब तक ही लोकतंत्र जीवित रहेगा, फलता फूलता रहेगा। एक खबर अररिया से। अररिया में आज श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने अररिया के संदर्भ में उन्होंने अररिया जिक्र किया। मैला अंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का। तो फणीश्वर नाथ रेणु ने जो जिस दशा का वर्णन किया, वो अररिया या बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे समूचे भारत का, ग्रामीण भारत का, पिछड़े हुए भारत का। आज भी केवल बिहार ही नहीं, अररिया ही नहीं,
उत्तर भारत कहीं न कहीं मैला आंचल के जो लेख जो उन्होंने एक उपन्यास लिखा हुआ था और हिंदी साहित्य के बहुत बड़ा नाम था फणीश्वर नाथ रेणु और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति के जनक भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण, समाजवाद के महान चिंतक लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अनन्य सहयोगी थे फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु के लिए माननीय चौधरी किरण सिन्हा जी ने भारत रत्न की मांग किया कि फणीश्वर नाथ रेणु को भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ कदम से कदम मिलाते हुए संघर्ष किया। इस देश के शोषित, पीड़ित, दलित, उपेक्षित समुदायों की बात को उन्होंने जो है जनता के सामने रखा, विश्व के पटल पर रखा कि किन हालातों से, किन दर्द भरे हालातों से, किन भयावह हालातों से भारत की जनता गुजर रही है। इन हालातों को उन्होंने मैला आंचल में लिखा। अररिया इसलिए भी चर्चा में कि अररिया में आज उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक सम्मेलन किया अपने पार्टी का, जनता लोकतांत्रिक जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनता दल उनका बना है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनता दल की ओर से जो उन्होंने सम्मेलन किया उसमें उन्होंने कहा, जनता दल यूनाइटेड के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पर निशाना कसते हुए उन्होंने कहा कि ललन सिंह 1 घंटे बात करते हैं जनता दल के नेता से, तो 4 घंटे बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से, तो इसलिए संगत का असर हो गया है कि राष्ट्रीय जनता दल जैसी बोली भाषा ललन सिंह की हो गई है। ऐसा उपेंद्र कुशवाहा ने अररिया में संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। तो आज अररिया से 2 नेता जुड़े, माननीय किरण सिन्हा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल इंद्र कुमार गुजराल और दूसरे उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनता दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी। उत्तर प्रदेश की एक खबर, तो उत्तर प्रदेश की एक खबर अमरोहा की, तो अमरोहा की कल वहाँ पर हरदीप पुरी और ये MLC भारतीय जनता पार्टी के और वहाँ के सांसद जनता दल सेकुलर के प्रवक्ता भी होते थे, बाद में बहुजन समाज पार्टी से सांसद हो गए। तो अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली, तो उनको लेकर के दिखाया जा रहा है, तमाम मीडिया ने भी दिखाया और जनता में चर्चा रही भारत माता को लेकर के कि भारत माता की जय के नारे का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, भारत माता की जय के नारे का विरोध नहीं, विरोध जो दानिश अली ने पत्रकारों से जो बात कही, जनता खबर के जो प्रतिनिधि वहां पहुंचे उनसे उन्होंने बात किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इस विरोध किया कि ये सरकारी कार्यक्रम था जो रेल का स्टेशनों का उद्घाटन किया जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता वहां पर पहुंच करके इस पूरे कार्यक्रम को हाईजैक कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बना रहे थे, इसलिए मैंने आपत्ति किया। ऐसा कुंवर दानिश अली अमरोहा के सांसद जो टेक्निकल तौर पर बहुजन समाज पार्टी के सांसद है, उनका ऐसा कहना रहा। ये खबर बड़ा चर्चा में रहा। तो इस पर भी कि भाई भारत माता की जय का विरोध कैसे, तो अब यह है कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय कई बातें थी, भारत माता की जय के नारे लगते थे और मादरे वतन जिंदाबाद के नारे लगते थे, जय हिंद के नारे लगते थे, वंदे मातरम के नारे लगते थे। आज कुछ लोग उसको विवादित कर रहे हैं, तो विवादित नहीं, अपनी आस्थाएं हैं, लोगों को ऊर्जा मिलती है और इनसे एक सकारात्मक प्रेरणा मिलती है, तो लोग कह रहे हैं, लोग कहते रहते हैं भारत माता की जय, जय हिंद, मादरे वतन जिंदाबाद, तो इस प्रकार के नारे लगते रहते हैं। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से एक और प्रमुख घटना रही वो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित रही, बिहार से जो जाति गणना को लेकर के चल रहा है, तो जाति गणना पर जब हाई कोर्ट ने उसको रिट को खारिज कर दिया, तो जो जाति गणना रोकना चाहते हैं वह लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने गुहार लगाई, तो उस पर आज सुनवाई हुई, लेकिन जाति गणना को आज रोका नहीं गया है। 14 अगस्त को तारीख दे दी गई है कि 14 अगस्त को अगली सुनवाई करेंगे। अब जाति गणना का जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो चौधरी किरण सिन्हा ब्रिगेड के लोग मांग कर रहे हैं, जनता दल कुमार गुजराल के लोग मांग कर रहे हैं
इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस के लोग मांग कर रहे हैं कि इसमें चौधरी किरण सिन्हा फार्मूला लागू किया जाए। तो चौधरी किरण सिन्हा फार्मूला ये है कि जिस प्रकार से जब चुनाव होता है तो चुनाव में वोटिंग होती है, तो कुछ राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी होते हैं उनके प्रतिनिधि माने मतदान अभिकर्ता, इलेक्शन एजेंट नियुक्त किए जाते हैं। उनको भारत सरकार से कोई मानदेय नहीं मिलता है। वो केवल ये देखते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि चुनाव में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। चुनाव वाले दिन चुनाव आयोग के वो विशेष प्रकार के सहयोगी साबित होते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी का भी चुनावी अभिकर्ता हो सकता है, राजनीतिक दल का भी चुनावी अभिकर्ता हो सकता है। वो राजनीतिक दल चाहे मान्यता प्राप्त हो और चाहे गैर मान्यता प्राप्त दल हो, केवल पंजीकृत दल हो, और या राज्य स्तर का मान्यता प्राप्त दल हो या राष्ट्रीय स्तर का मान्यता प्राप्त दल। इसी प्रकार से माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने मांग किया बिहार सरकार में जातगणना के संदर्भ में कि वहां पर जो राजनीतिक दल हैं उनसे एक एक प्रतिनिधि शामिल कर लिया जाए। जिस गांव में हो रहा है उस एक ऐसा सामंजस्य बन जाए, समन्वय बन जाए कि एक राजनीतिक दल के एक दो कार्यकर्ता सहयोग में हो जाए सरकारी कर्मचारियों के, जो गिनती करने जा रहे हैं, खासतौर से शिक्षक। और दूसरा जो जातिगत संगठन है, सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, उनके एक दो कार्यकर्ता वहां पर उनके साथ शामिल हो जाए। तो उससे ये लाभ होगा कि सरकारी कर्मचारियों का अच्छे से हो जाएगा, वो सहयोग करेंगे, कोई गलत आंकड़ा नहीं प्रस्तुत होगा, क्योंकि स्थानीय लोग होंगे, कार्यकर्ता जो होंगे वो स्थानीय, चूंकि मतदान अभिकर्ता बनाए जाते हैं, स्थानीय लोग बनाए जाते हैं, और वो उसको जो है ताकि वो देख सके, सुन सके, समझ सके कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। उसी प्रकार से जो यहाँ पर लोग रहेंगे जाति गणना के समय, जिन कर्मचारियों अधिकारियों का सहयोग करेंगे, वह भी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तो इसको बिहार सरकार नहीं लागू कर रही है। अब दूसरी बात जो आम तौर से लोग व्यक्त कर रहे हैं, जाति गणना में एक बहुत बड़ा जो एक झोल माना जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दो जातियां जो शासन सत्ता से जुड़ी हुई हैं, शासन सत्ता से जुड़ी रहती हैं, पिछले कुछ समय से उनका बिहार की राजनीति पर वर्चस्व बना हुआ है, उन्हीं जातियों की संख्या आगे करके दिखा दिया जाए और तमाम जातियां जिनकी संख्या है उसको पीछे कर दिया जाए। क्योंकि सरकारी आंकड़ों पे हमेशा सवाल उठते रहते हैं कि, और उनमें कभी कभी ये भी पाया जाता है कि सरकारी आंकड़े में हेरफेर हो जाता है, पूरी तरीके से सत्य नहीं होते हैं। और गांव की संरचना ऐसी होती है कि कुछ अधिकारी कर्मचारी वहां पर पहुंचे गांव में, एक आदमी के दरवाजे बैठ गए, मुखिया के दरवाजे बैठ गए, प्रधान के दरवाजे बैठ गए, लंबरदार के दरवाजे बैठ गए, माने किसी वर्चस्वशाली प्रभावशाली व्यक्ति के दरवाजे पर बैठ गए, और वहीं पर उन्होंने अपना लेखा जोखा पूरे मोहल्ले का, आधे गाँव का कर लिया, फिर दूसरी जगह जाके बैठ गया, आधे गाँव का उधर कर लिया, पूरा हो गया। तो इसमें अगर एक दो लोग राजनीतिक दलों के होंगे, एक दो लोग सामाजिक संगठनों के होंगे, एक दो लोग गांव के लोग होंगे, तो उससे एक बड़ा संबल मिलेगा, सहयोग मिलेगा। कुछ घर भी आजकल बन गए हैं जो खेत खलिहान में बना लिया, गांव से हट करके निकल करके जो है बना लिया, बाग में बना लिया, तालाब के किनारे बना लिया, भीट पे बना लिया, पहाड़ पे बना लिया। वो गांव से कट से जाते हैं। आम तो गांव के लोग तो जानते हैं कि फला है वो भीट पर रह रहे हैं, फला है वो तालाब के किनारे रह रहे हैं, फला है वो जो तलुआ पर रह रहे हैं, फलाने हैं अब वो जो है नाले के किनारे घर बनाए हैं, फला है वो जो है नदी के कटान में घर बनाए हैं। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको इन सबका ज्ञान नहीं हो पाता है, भौगोलिक स्थिति से, स्थानीय स्थिति के कारण स्थानीय समीकरणों पर ध्यान नहीं जाता। तो वहां पर ये राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, ये सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी ही महती भूमिका में आ सकते हैं, सरकार की मंशा को बहुत अच्छी तरीके से पूरा करा सकते हैं, और जो जाति गणना की वास्तविक स्थिति है वो बता सकते हैं। हालांकि तमाम लोगों का यह भी कहना है कि भाई किसी भी जो है गांव के साधारण व्यक्ति से जो गधा चरा रहा है, सुअर चरा रहा है, गाय चरा रहा है, भैंस चरा रहा है, बकरी चरा रहा है, भेड़ चरा रहा है, उससे भी पूछ लो, बता देगा। एक अक्षर नहीं पढ़ा हुआ है, अंगूठा टेक है, लेकिन गांव की संरचना के बारे में बता देगा। क्योंकि सामाजिक स्थिति गांव की ऐसी होती है कि तमाम ऐसे अवसर होते हैं, लोग मिलते जुलते हैं। जैसे शादी ब्याह का अवसर हुआ, कोई नहीं रहा, उसको अवसर हुआ
व्यक्ति का स्वर्गवास हुआ, सब लोग मिल गए और मिलकर के उसका अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फिर अंतिम संस्कार के बाद जो कुछ ऐसी स्थितियां होती है, 10 बातें रहीं पर इस प्रकार के मृत्यु पर्यंत जो संस्कार होते हैं उनमें लोग शामिल होते हैं। फिर व्यक्ति का जब जन्म होता है तब वो बरहों हुआ, मुंडन हुआ, छेदन हुआ, फिर वो बड़ा हुआ, उसका तिलक हुआ, परीक्षा हुआ, शादी हुआ, चौथी हुआ, गौनी हुआ। इन सब अवसरों पे जो एक मिलना जुलना होता है, मेल जोल होता है, उससे एक दूसरे के बारे में जानकारी होती रहती है। तमाम लोगों का आना जाना होता रहता है, तो उस आने जाने पे लोग जो है एक दूसरे से मिलना जुलना होता रहता है, एक दूसरे से गांव का जीवन बड़ा सहजीवन होता है। तो किसी को जो है फावड़े की जरूरत लगी, किसी को खुरपी की जरूरत लगी, किसी को कुल्हाड़ी की जरूरत लगी, किसी को आरे की जरूरत लगी, किसी को रस्सी की जरूरत लगी, किसी को बाल्टी की जरूरत लगी, किसी को कांटे की जरूरत लगी। तो सहजीवन होता है, सह अस्तित्व होता है, तो एक दूसरे से बड़ा मिक्सअप रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। बाजार में जाना मिलना, मेला ठेला होता उसमें जाना मिलना जुलना। त्योहारों में परंपरा होती है मिलने का, होली में मिलना, दिवाली में मिलना, नए होते हैं, एक अवसर, एक किसानों का एक अवसर होता है खेती किसानी का, जिसमें नया होता है, तो नया एक पर्व मनाया जाता है कि भाई नया है, नए में अच्छा खाना बनता है। वो जो है जब इधर जुलाई अगस्त में जब नई फसल आ जाती है तब नया का पर्व मनाया जाता है, 2 बार होता है वर्ष में। और उधर फरवरी में नया गेहूं का फसल आ जाता है, अरहर का फसल आ जाता है, मटर का फसल आ जाता है, तो नया त्योहार होता है। इधर अगस्त सितंबर में जो होता है उसमें धान की फसल आ जाती है, मूंगफली हुआ, और भी जो फसल आने वाली है वो जो है फसल आने लगती है, सिंघाड़े की फसल आ गई। तो इस प्रकार से 2 बार होता है, उसमें लोगों का मिलना जुलना होता है। दशहरा का पर्व होता है, तमाम लोग उस पे मिलते हैं। नाग पंचमी का पर्व आ रहा है, नाग पंचमी में लोग मिलते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा मिलते हैं। मानी जितने भी व्रत त्योहार होते हैं उनमें एक लोगों से मिलने की परंपरा है। तो इस नाते जो सह अस्तित्व है गांवों का, सहजीवन पद्धति है, उसमें एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानकारी होती है। यहाँ तक जानकारी होती किन लोगों की रिश्तेदारियां कहाँ पर है, किन लोगों के पास गाड़ियां कौन सी हैं, ये सब जाति होती है। अब जो वर्चस्व चल रहा है कुछ जातियों में, जैसे पहले था कि चंद जातियां, खास तौर से जो समीकरण था उसमें ब्राह्मण ठाकुर की, भाई ब्राह्मण ठाकुर, तो यूपी बिहार में एक एलर्जी हो गई ब्राह्मण ठाकुर से, क्योंकि उन्होंने शासन सत्ता को सहेजा, तमाम नौकरियों पे उनका वर्चस्व रहा, शासन पे वर्चस्व रहा, प्रशासन पे वर्चस्व रहा। तो इस प्रकार से एक एलर्जी हो गई। आज वही एलर्जी, एक वही जो है घृणा का भाव और ईर्ष्या का भाव और द्वेष का भाव या अलगाव का भाव आ गया, जो ब्राह्मण ठाकुर को पछाड़ करके खासतौर से यादव कुर्मी जातियां जो आगे बढ़ी उनके प्रति भी लोगों का दुराग्रह हो गया। अब वो परिस्थितियां ऐसी हैं कि यूपी बिहार में जिस प्रकार से ब्राह्मण ठाकुर के खिलाफ लोग लामबंद हो गए कि हम वोट नहीं करेंगे उनको, उसी प्रकार से एक लामबंदी जो अति पिछड़ा वर्ग खड़ा हुआ और समाज के वर्ग, जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है वो यही है कि कुछ जातियों से एक एलर्जी हो गई, यादव से एलर्जी हो गई वो यूपी बिहार में, तो गैर यादव वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ एकजुट हो गया, गैर अल्पसंख्यक वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ एकजुट हो गया। अब एक लामबंदी जो हो रही है वो यादव कुर्मी के खिलाफ लामबंदी हो रही है, बाकी सब वोट एक तरफ हो रहा है। ये एक राजनीतिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि यादव कुर्मी के विरोध में बाकी सब जातियां लामबंद होती दिख रही है। अब इसमें कितना ब्राह्मण ठाकुर आएगा या कितना अल्पसंख्यक वर्ग आए, ये देखने वाली बात होगी भविष्य में। तो आज ये सवाल उठता है कि भाई जिस प्रकार से मंडल कमीशन की बात होती है, तो मंडल कमीशन में जिस प्रकार से मंडल की तो बात करते हैं चंद लोग, लेकिन मंडल में जो एलान नायक की रिपोर्ट है, एलान नायक की संस्तुतियां, उन पर बात नहीं की जाती है। एलान नायक संस्तुति के एलान नायक की रिपोर्ट कहती है कि अब अगर मछली एक साथ है तो बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा लेंगी, तो चंद जातियां कुछ जातियों के अधिकारों को छीन लेंगी, खा जाएंगी। तो इस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर फार्मूले की बात नहीं होती है, और कर्पूरी ठाकुर फार्मूले की बात तो छेदीलाल साथी आयोग उत्तर प्रदेश में उसकी बात नहीं होती है, और रोहिणी आयोग जो केंद्र सरकार ने उसको जो है शुरू तो कर दिया, रोहिणी आयोग बना दिया, फॉर्म कर दिया, लेकिन उसकी संस्तुतियां अभी तक नहीं आ पाई है। और जो जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश में जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट आ गई, उन्होंने पिछड़े वर्ग को 3 हिस्सों में बांट दिया। उन 3 हिस्सों में जो बांट दिया उसकी रिपोर्ट लागू नहीं की जा रही है।
तो इन सब से वो चाहे एल.आर. नायक की संस्तुतियां हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर फार्मूला हो, चाहे छेदीलाल साथी आयोग हो, चाहे ये जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की सिफारिशें हों, इन सब से अति पिछड़ों को न्याय मिलता है। अब सवाल है कि अति पिछड़ों की जातियां गिन के बता देंगे लोग इतने हैं, लेकिन उन अति पिछड़ों से आप तुलना कीजिए कहीं पर भी। चंद जातियां, कुछ जातियां, एक तरफ ब्राह्मण को रखिए, ठाकुर को रखिए, यादव को रखिए, कुर्मी को रखिए, उसके मुकाबले फिर अति पिछड़ों को आप रख लीजिए, दलितों को रख लीजिए, अल्पसंख्यकों को रख लीजिए, कायस्थों को रख लीजिए। कायस्थों में भी बहुत सी जातियां हैं और कायस्थ समुदाय का आबादी भी भारत में लगभग 25 करोड़ माना जाता है। तो कायस्थ समुदाय, अब उसमें देखिए कि भाई कायस्थों के पास, दलितों के पास, अति पिछड़ों के पास या अल्पसंख्यकों के पास कितने रिवाल्वर हैं, कितने राइफल हैं, कितने बंदूक हैं, लाइसेंस वाले। ये भी एक ये इंडेक्स बनना चाहिए ना कि वो भाई कौन आदमी पिछड़ा है, कौन अगड़ा है, कौन आदमी बड़ा आदमी है, कौन आदमी समाज में खड़ा आदमी है, किसके पास क्या संपत्तियां। फिर कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितने कल कारखाने हैं, कितने उद्योग धंधे हैं, कितने चिमनी के भट्टे हैं, कितने ट्रांसपोर्टेशन है, कितने जो है ट्रक हैं, कितने बस हैं, किसके पास। कायस्थों के पास कितने हैं, दलितों के पास कितने हैं, अल्पसंख्यकों के पास कितने हैं, अति पिछड़ों के पास कितने हैं। गाड़ियां, भाई कितनी जीप, कितनी कार, कितनी मोटर गाड़ियां कायस्थों के पास है, कितनी अति पिछड़ों के पास है, कितनी दलितों के पास है, कितनी अल्पसंख्यकों के पास है। इन सब की सूची भी तो बनना चाहिए। और ये सूची जो है वो आमतौर से गांव में बता दें, किसी से पूछ लिए कि भाई इस विधानसभा क्षेत्र में कौन सा नेता गाड़ियों के काफिले से निकलता है, लोग बता देंगे। आप पूछिए कि भाई ये विधानसभा है या लोकसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा में या लोकसभा क्षेत्र में कौन सी जाति का विधायक अब तक हुआ है, कौन सा सांसद अब तक हुआ है, इस समय कौन सा विधायक है, इस समय कौन सा सांसद है। तो उनमें उत्तर प्रदेश जैसे, उत्तर प्रदेश में लगभग 40 वर्षों से कोई भी कायस्थ समाज का सांसद नहीं है, लोकसभा सदस्य नहीं है, पिछले 50 वर्षों से राज्यसभा सदस्य नहीं है। तो इस प्रकार की स्थितियां उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बनी हुई है। बिहार में भी कोई आज की इस तारीख में कायस्थ समाज का मंत्री नहीं है, सांसद केवल एकमात्र है। और झारखंड से भी यही स्थिति है। मध्य प्रदेश में कायस्थ समाज का कोई सांसद नहीं, कोई लोकसभा नहीं, कोई राज्यसभा नहीं। छत्तीसगढ़ कोई लोकसभा नहीं, कोई राज्यसभा नहीं। राजस्थान कोई लोकसभा नहीं, राजस्थान में कोई भी लोकसभा राज्यसभा नहीं। हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में कायस्थ समुदाय का एक भी व्यक्ति न लोकसभा है न राज्यसभा स्थिति है। दलितों की स्थिति इसलिए कि अनुसूचित जाति के लिए कुछ सीटें आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है, तो उनको छोड़ दिया जाए। तो जो सामान्य वर्ग के लिए सीटें आरक्षित है उनमें से अनुसूचित जाति का शायद ही कहीं से हो, नहीं तो अनुसूचित जाति का कोई सांसद नहीं, कोई लोकसभा राज्यसभा नहीं, इक्के दुक्के राज्यसभा जो है पहुंच जाते हैं अनुसूचित जाति के लोग। तो ये आज सवाल है कि अति पिछड़ों को अधिकार नहीं मिल रहा है। अति पिछड़ों में जातियां तेली बिरादरी, तमोली बिरादरी, नाई बिरादरी, बारी बिरादरी, कहार बिरादरी, लोहार बिरादरी, बढ़ई बिरादरी। तो इस प्रकार की जो बिरादरियां हैं तो उन लोगों को अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। उनको वो ढूंढते रहिए आपका जो है कि कौन सी जो अति पिछड़ों की तमाम बिरादरियां हैं, तो लगभग 50% अति पिछड़ों की बिरादरी से किस प्रांत से कहां से जो है दे दिया गया विधानसभा का टिकट, कहां से दे दिया गया लोकसभा का टिकट। तो लगभग शायद 1-2% लोग हैं, जो 50% लगभग जातियां हैं और उनको 1-2% कहीं पर से शायद दे दिया जाए। इसी प्रकार से लगभग 25% और जातियां हो जाती हैं, वह भी पूरी तरीके से उपेक्षित रह जाती हैं। तो लगभग 25% हिस्सेदारी कुछ लोगों को मिल रही है और बहुत से लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिले। तो जिन जातियों को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है वो अपने लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, वो जागरूक नहीं हैं, वो चेतना नहीं कर रहे हैं, वो अपने जाति के नेता के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, इसलिए उनकी कोई पहचान नहीं बन पा रही है। आज अनुसूचित जाति में देखिए दलित लीडरशिप की बात, तो कौन सा दलित लीडरशिप बचा। जगजीवन राम बिहार में क्या स्थिति हो गई, मीरा कुमार के साथ कितना जनाधार बचा हुआ है, और मीरा कुमार छोड़िए बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी के साथ कितना जनाधार बचा हुआ है। एकमात्र विधायक उनका 2022 के चुनाव में जीता, और जो रसड़ा बलिया से जीते उमाशंकर सिंह, उनको भी यही सब लोग मानते हैं कि भाई निर्दलीय जीत जाते तो भी जीत जाते, अपने बलबूते जीते। तो इस स्थिति से पूरा जो है बिहार में जो एक पारिवारिक माना जाता है कि रामविलास पासवान के बेटे तो बेटे और भाई में लड़ाई चल रही है।
अन्य प्रांतों से कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं कि कोई दलित लीडरशिप तैयार हो रही हो, कोई अति पिछड़ों की लीडरशिप तैयार हो रही हो, कोई अल्पसंख्यकों की लीडरशिप तैयार हो रही हो, कोई देश में कायस्थों की लीडरशिप तैयार हो रही हो। तो जो उपेक्षित तबका है, कायस्थ समुदाय, अति पिछड़ा समुदाय, दलित समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। केवल जाति की गणना नहीं, हर जाति को हिस्सेदारी मिलना चाहिए, ऐसी जनता दल आई की मांग है। तो ठीक है, आप सब देखते रहिए जनता खबर। धन्यवाद।